आज के शो में। ऑल इज वेल, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी। इदारों के दरमियान तसादुम से अदम इस्तेहकाम लाने वालों को शिकस्त। सादा अक्सरियत के साथ कानून पास हो जाएगा, हुकूमती वुज़रा का दावा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज बड़ा अहम दिन है। आज अदालती तारीख का, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, रीअपॉइंटमेंट, आगे के मुस्तकबिल के हवाले से लहमल क्या होना चाहिए, उस हवाले से भी बड़ा अहम दिन है। हुकूमती वुज़रा की और अटॉर्नी जनरल की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर कबल हुई है। कानूनी और सियासी सवालात उठ रहे हैं अभी भी बहुत से। हैजान की कैफियत का खात्मा हुआ है। एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपकी जो इससे पहले आपने कहा था जी कि ये पार्लिमानी और जिसे कहते हैं पार्लिमानी वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, अदालती इख्तियार नहीं कि उस मामले में आए। आज इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं एहसन साहब, और इससे क्या प्रेसिडेंट सेट हुआ है? हाउ डू यू सी दिस? क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है इस डिसीजन पे? इसमें एक बात तो क्लियर है और करता रहा था, और मैं ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मजर होता है कि आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आज अगर इमरान खान है तो कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है अपॉइंट करना आर्मी चीफ को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात को तस्लीम कर। लेकिन 2-3 बातें हैं जिन पे मेरा ख्याल है एक लिहाज से बहस रहेगी, और उसके मुखालिफ जो आ रहा है वो आती रहेगी अगले 2-3 महीने तक। तो कम अज कम एक तो पहली के क्या आर्मी चीफ के ओहदे के ताक़ुब करने के लिए या उसके खतो खाल बयान करने के लिए कोई उसकी आईनी तरमीम की जरूरत है कि नहीं। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो आर्मी चीफ के ओहदे की प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके जो बाकी टेन्योर है, रेजिग्नेशन का लॉ है वगैरह वगैरह, वो आर्मी एक्ट में तरामीम से भी किया जा सकता है। ये बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर आईनी तरमीम करनी पड़ी तो 2/3 अक्सरियत 342 में से 228 चाहिए। और अगर यहाँ ऑर्डिनरी लॉ से हुआ तो उसमें उससे 172 या 176 चाहिए होंगे 370 में। तो ये एक तरह क्रूशियल एक बहस होगी। अच्छा, फिर बहस होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये ख्वाजा साहब की टर्म बढ़ गई है, या ये अबूरी तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्शन क्रिएट किया है, जो पहले भी जो मुकदमा केसेस में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। हाजी सैफुल्लाह का केस 1988 में इसलिए इस तरह एक फिक्शन था। फिर बजट जो पास हुआ तो हुआ ही नहीं था बजट था, क्योंकि सुरेजो साहब के असेंबली में 29 मई को डिसमिस हो गए 1988 में। अच्छा, ऐसा था जी। अच्छा, ऐसा सब अगर, क्योंकि इतनी देर में आपकी जो थोड़ी लाइन में डिस्टॉर्शन आया, हम रिकनेक्ट कर रहे हैं इतनी देर में, आपको लाइन को हम रिकनेक्ट करते हैं ऐसा, और जितनी देर में रिकनेक्ट होती है लाइन, हम सुनवाते हैं कि अनवर मंसूर खान साहब ने इस फैसले के बारे में, जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो आज क्या फरमाया है अभी अपनी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको सुनवाते हैं, इतनी देर में कोशिश करते हैं कि रिकनेक्ट करें लाइन। लेट्स से दिस एक बहुत तारीखी फैसला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इसके अंदर जिस तरह से इंटरप्रेट किया है वो आइंदा के लिए भी
हमारे लिए एक रहनुमाई मिलेगी हमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक पिटिशन फाइल हुई और इस पिटिशन के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, और कार्रवाई जब शुरू हुई है तो जाहिर है कि नोटिस दिया और नोटिस के बाद एक स्टे ऑर्डर भी दे दिया। और वो स्टे ऑर्डर जो था वो ये था कि नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट का, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। इसी तरह से हमारे मंसूर खान साहब ने इस फैसले से मुतालिक जो फरमाया, इस केस से मुतालिक भी अटॉर्नी जनरल ने कुछ अहम बातें की हैं, कुछ लीगल क्वेश्चंस अभी भी हैं एहसान साहब जिसकी निशानदेही कर रहे थे। और मंसूर साहब ने इस केस से मुतालिक कुछ अहम बात जो की है, हम आपको ये भी सुनवाते हैं। जब ये केस टेकअप हुआ तो 3 दिन ये चला उसके बाद, और इस 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ कवानीन के ऊपर बहस हुई, और उस बहस में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आईं जो कि इससे पहले कभी आज तक किसी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बताना कि ये जो आर्मी एक्ट है ये प्री पार्टीशन है, और तकरीबन 19-20 चेंजेस के बाद ये उस पर अमल दरामद हो रहा है। और कभी ये एक्ट जो है न चैलेंज हुआ, न उसके अंदर कोई ऐसी बात आई किसी कोर्ट में कि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि किसी को ये एहसास हो कि उसने कोई गलत काम किया हो। तो ये सारे अहम तरीन सवालात हैं। मुस्तकबिल के हवाले से भी अब जो इस वक्त क्या बिल्कुल अश्योरेंस है, गवर्नमेंट के वज़रा तो कहते हैं सब कुछ तय हो चुका है, सब सही है, ऑल इज वेल तक कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऑल इज वेल या अभी भी कुछ मसाइल बाकी हैं? हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, सियासी और कानूनी जो नौयत के सवालात इस केस से मुतालिक उठ रहे हैं, उठते रहेंगे शायद कुछ दिन और। एहताज हसन साहब भी अभी कुछ फरमा रहे थे जी, कुछ सवालात हैं जो अभी बाकी हैं या जिन पर बहस मजीद हो सकती है। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद है, सीनियर एडवोकेट हैं इस्लामाबाद में, हमारे साथ सीनियर कानूनदान है इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन है कर रहे हैं हमें। नासिर खान मूसा ज़ईद साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मरकजी और कौमी असम्बली के रुकन हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। जाफर इकबाल साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, वजीर आजम की ट्वीट आपने देखी हो अगर, उन्होंने कहा माफियाज को शिकस्त हुई, जो चाहते थे कि कुछ अदम इस्तेहकाम पैदा हो इस मुल्क के अंदर और इदारों के दरमियान तसादुम हो, उनको शिकस्त हुई, नाकामी हुई। तो इमरान खान साहब के जो रवैया है उसमें कोई तब्दीली हमें तो महसूस नहीं हुई, आपका क्या इस पर कमेंट होगा? और फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इस सिलसिले में सेनेट और कौमी असम्बली में नून लीग का क्या स्टैंड होगा? जाफर इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब की बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ कि वो माफियाज जिनको इदारों के अंदर तसादुम की कोई ज़रा बराबर ख्वाहिश थी, उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई जी। अब अगर इन माफियाज की तारीफ मुझसे पूछें तो पिछले 3-4 दिनों में सिवाय हुकूमत और हुकूमत की टीम ने किसी फर्द ने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि किसी सियासी जमात, किसी सियासी शख्सियत, किसी भी पाकिस्तान के कोने से किसी फर्द ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के केस के ऊपर सवालिया निशान नहीं बनाया और नहीं उठाया, सिवाय इस सिलेक्टेड और नालायक के आजम की हुकूमत ने। पहले नोटिफिकेशन से
सदर के साइन से, फिर काबीना में ले जाने से, और फिर जब अदालत ने कहा कि भाई ले जाओ, फिर सर जोड़े, फिर लायक तरीन लोग बैठे, फिर काबीना, और जिसके बारे में इन्होंने कहा था जी मेरे पास बहुत, ये फरोग नसीम साहब के बारे में भी कहा था, एमक्यूएम के लोगों के बारे में, कि काबीना में ये बहुत ही नफीस लोग हैं, उन नफीस लोगों के पास लेके गए, मेरे आर्मी के उस मुकद्दस इदारे के सरबराह की तैनाती का केस। दूसरे दिन फिर इन्होंने जग हंसाई कराई, फिर ठट्ठा किया, फिर मजाक हुआ, फिर सवालिया निशान बने कि आपने करना कुछ था, आप कुछ करके लाए हैं। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी हुकूमत और टीम ऐसा क्यों कर रही है। पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेजिस्लेशन होती है, नोटिफिकेशन होते हैं, उनका असूल और जाब्ता है, तरीकेकार है। हम भी इन ऐवानों का हिस्सा रहे, इन दफ्तरों का हिस्सा रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये उन माफियाज को शिकस्त, और उनमें इमरान खान साहब मेरे नजदीक सरे फहरिस्त हैं। अच्छा। जिन्होंने ये तमाशा लगाया और वो खुद आप कह रहे हैं अगर ये नोटिफिकेशन कानून कायदे के मुताबिक करते जी, अगर ये उस प्रोसीजर के मुताबिक करते, अगर असूल व ज़वाबित के मुताबिक करते, तो ये सारी बात नहीं बननी थी। और फिर इसमें एक चीज और है कि आखिर जनाब वजीर आजम को 9 अगस्त को नोटिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी, जब टाइम अभी बाकी है। आपने चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी जो है वो अभी 4 दिन पहले आपने बनाए। तो जाफर साहब, आपका अपना स्टैंड क्या होगा? आप रुक जाते। ये आर्टिकल 243 का जो स्कोप रीडिफाइन करने के लिए कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये मामला होता है, तो नून लीग किधर स्टैंड करेगी? विल इट स्टैंड विद द गवर्नमेंट ऑन दिस, जो भी आता है बिल, या उसके बाद आप फैसला करेंगे? अभी कहना कबल अज़ वक्त है? नहीं, अभी तो ये भी कहना कबल अज़ वक्त है कि हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत ने पहले जो हशर नोटिफिकेशन का किया, अगर लेजिस्लेशन का भी यही हशर करेगी तो कौन इनके साथ खड़ा होगा? अच्छा। और अगर कोई कलेक्टिव विजडम की बात हुई, और कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि कौम के इज्तिमाई शऊर की नुमाइंदगी करते हैं, वो कोई एक किसी बोसीदा जहन या एक तंग गली या तंग जहन की बात नहीं करते। इससे पहले बड़े बड़े मामला आए हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर क्या हुआ, 1973 का जब आइन बना तब क्या हुआ, और अभी हमारे बहुत सारे मसाइल पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब ने दोनों ऐवानों की एक कमेटी बनाई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब चेयर करते थे। उसके अंदर आपका CPEC का इशू आया, वो कलेक्टिव विजडम ने हल किया। उसके अंदर आपका सऊदी अरब और यमन का जो तनाजा था उसका मामला आया, कलेक्टिव विजडम ने हल किया। आपके आर्मी की जो अदालतें थी उनका मामला आया, कलेक्टिव विजडम ने हल किया। जो भी मामला उस कमेटी के सुपुर्द हुए, उसमें नून लीग की बात नहीं, हुकूमत की बात नहीं, पार्लियामेंट के कलेक्टिव विजडम से वो हल हुए। लेकिन जनाब इमरान खान साहब ने कश्मीर के मसले से लेके तमाम कामों तक वो अकेले परचम उठाया। अकेले शायद मुल्क चलाना इतना आसान नहीं। अच्छा नासिर साहब, आपका कमेंट इसके ऊपर कि आप समझते हैं कि आपको, वैसे आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हमें सिर्फ सादा अक्सरियत चाहिए, वो हम कर लेंगे आसानी से, लेकिन सेनेट के अंदर तो आपको पता है कि कुछ और नंबर्स हैं। तो ये कितना आसान या कितना मुश्किल आपको रास्ता नजर आ रहा है? नासिर मुसा साहब, PTI के कैंप में क्या इस वक्त अंदरूनी बातचीत चल रही है इस मामले को लेकर? नासिर साहब। शुक्रिया सफियान साहब। बेसिकली जो जाफर इकबाल साहब ने जिस तरीके से कह दिया और आपने जिस तरीके से PM साहब के, पहले मैं इसकी बात जिक्र कर लूं कि ट्वीट की बात कर लूं, तो उससे PM साहब की जो ट्वीट का मकसद है वो एक ये तो कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, जिस तरीके से वो उसको उछाल रहा है या जिसको उसका प्रोपेगेंडा कर रहा है और नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो एक तो उसका ये है ट्वीट का मकसद है। और दूसरा ये कि जो यहाँ पे अपोजिशन वाले थे और एक महीना पहले या चंद दिन पहले उन्होंने यहाँ पे एक सर्कस से और एक मेला लगा हुआ था और वो कह रहे थे कि 1 दिसंबर में जाएंगे, और अभी ये लोग कह रहे हैं कि जनवरी में जाएंगे। तो डेफिनेटली PM साहब का सिर्फ इशारा पॉजिटिवली उन लोगों की तरफ था, कोई इस तरह सच नहीं था कि वो जो दूसरे जिस तरीके से जाफर इकबाल साहब ने कह दिया है। वो इंडिया बेसिकली माफिया लूट अब्रॉड, तो यहां से कोई इंडियन तो नहीं लूट करके गया अब्रॉड। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं ना। वो क्यों इलेक्शन से पहले से किसका नाम लेते हैं जो पैसे बाहर लेके गए? मैंने कह दिया कि
तो मैंने कह दिया कि एक इंडिया की तरफ है और एक यहाँ पे लोकल जो पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो लूट करके अब्रॉड गए या जो पैसे ले गए हैं, तो डेफिनेटली ये लोग भी खुश हो रहे थे कि चलो गवर्नमेंट और जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ तजाद होगा और फायदा उनको होगा। ये तो हर चीज में अपना ही फायदा समझते हैं, ये मुल्क का फायदा तो बहुत कम और अपना फायदा ज्यादा समझते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि आप लोग ने कहा कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, तो देखो ये जो मेरा ख्याल बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह हम हमारे कौमी असेंबली में भी अक्सरियत है और ये सिंपल अक्सरियत से पास होगा जिस तरीके से हमारे लेजिस्लेशन रूटीन में होती है। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है। और अगर सीनेट में ये लोग कुछ करेंगे और अपने ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं या कोई अपने उसको कर लेते हैं, डिमांड रख लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ज्वाइंट सेशन बुलाने का ऑप्शन है हुकूमत के पास और ज्वाइंट सेशन में हम भी इंशाल्लाह इजीली उसमें कर लेंगे। लेकिन ये बात ये नून लीग या पीपल पार्टी अपोजिशन वाले थोड़ा सा ये सोच ले कि ये जो इशू है ये सिर्फ पीटीआई का इशू या किसी और का नहीं है। ये जिस तरीके से हमारे जो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो इशू है, ये जो एक्ट है, ये प्री पार्टीशन से चला आ रहा है और इससे पहले भी ये उसमें इबहाम है कि एक्सटेंशन अब भी मेरे ख्याल में ये लोग हमें बता दे कि किस रूल्स के तहत ये एक्सटेंशन होता ताकि हम उसको भी सेटिस्फाइड कर लेते कोर्ट को भी, क्योंकि इसमें इबहाम है और जो रूल्स है जो एक्ट है उसमें एक्सटेंशन मुद्दत बहुत सारी चीजें हैं और इसके लिए मेरे ख्याल में ये पहली दफा हो रही है। सही आपने जो कहा ना, फरमाया कि एक रास्ता दूसरा ये है कि जॉइंट सेशन कर लेते हैं, तो ये भी एक रास्ता यानी एक है जहन में। आरिफ चौधरी साहब, क्योंकि अब हम अब इस फैसले के बाद इस मामले के अंदर कोई है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सादा अक्सरियत तो 2/3 वाली, क्योंकि आपसे लीगली पूछना चाहूंगा जो ऑपरेटिव इसका पैरा है इस फैसले का। मेरा थोड़ा सा मैं अपनी बात पहले नासिर साहब प्लीज कंप्लीट करें। मैं अपनी बात थोड़ी सी कंप्लीट करूं। जी फरमाएं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिशन उस पर कोई सियासत ना करे, क्योंकि ये एक्ट ऐसा है कि इसमें कोई देखो इससे पहले भी जो एक्सटेंशन मिले हैं वो आप उसको अगर कानून अगर अदालत में कोई चैलेंज करेंगे तो नल एंड वाइड हो जाएंगे, क्योंकि कोई खास प्रोसीजर उसकी नहीं है। हाँ, जो वजीर आजम साहब ने बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के वो कर दिए हैं, वो कैबिनेट के थ्रू और फिर प्रेसिडेंट के थ्रू, तो उसने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अपने जो रूल्स जो उनके राइट थे या जो उनके इख्तियारात थे वो किए हैं। लेकिन चूंकि अदालत की तरफ से जो पॉइंट उठाए गए हैं तो इसके लिए अभी लेजिस्लेशन की जरूरत है और वो लेजिस्लेशन हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेशन है और हमने यहां पे कोई अबहम पैदा किया है या हमारी तरफ से कोई अदालत को गुमराह करने की या किसी और हमने वो गलत काम किया है। ये जो अपोजिशन वाले या जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि सारा मलबा हुकूमत पे डाल रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, ये काफी हद तक क्लियर हुआ। लेकिन आरिफ साहब आपसे पूछूंगा, आरिफ साहब कि ये वाइल एक्सरसाइज जो कोर्ट का फैसला है इसमें वाइल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इस पर भी आपकी हम चाहेंगे कि आप अपना जरूर बात करें। Find it appropriate to leave the matter to the Parliament and the federal government to clearly specify the terms and conditions of service of the COS through an act of Parliament। तो आरिफ चौधरी साहब, एक तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट वाले लफ्ज पर और दूसरा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाले लफ्ज पर थोड़ा आप रोशनी डाल दें कि अब दोनों चीजें, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी सादा अक्सरियत है, इसका मतलब क्या है, ये क्लियर कर दें लोगों को। और सर ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट वाली बात पे चौधरी साहब। देखिए जी सफियान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात जुडिशियल रेस्ट्रेंट की है। जुडिशियल रेस्ट्रेंट से मुराद सुप्रीम कोर्ट की ये है कि इस सारी सूरत हाल जब सामने आई है तो खुद सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर सकती थी इस बारे में, यानी मतलब ऐसा फैसला भी हो सकता था कि इसको कलअदम करार दे दिया जाता, और लेकिन उस मामले में जुडिशियल रेस्ट्रेंट दिखाई गई है सारी सिचुएशन को देख के, और ये मौका देना चाहती है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को, जिसका कि ये इस्तेहकाक है कि जहां कानून मौजूद नहीं है वहां वो कानून पास करे, और कानून पास करने के लिए रहनुमाई भी सुप्रीम कोर्ट ने फराहम कर दी। 8 सवालात देने के बाद फिर उसे 0-3 पे कर दिया, और मुलख्खस जो था उसका वो भी वाजे कर दिया कि असल बात ये है कि आपने ये देखना है कि ये टेन्योर आपने देना है, अपॉइंटमेंट का इख्तियार गवर्नमेंट का है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड है, और जो कैबिनेट है उसकी मर्जी के साथ उसे आगे भेजा जा सकता है। लेकिन ये जो तोसी या री एम्प्लॉयमेंट है, री अपॉइंटमेंट है, ये वो चीजें हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी के साथ अभी वाबस्ता नहीं है, आइन उसकी इजाजत नहीं देता। 243 में इसकी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है, और ना ही 255 का हवाला दिया जा सकता जिस रूट की तरफ निशानदेही की गई थी।
और तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो है, जिसकी जो आपका सवाल है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब इसमें यह है कि एक सादा एक्सपीरियंस से वो लकूना फिल किया जा सकता है, बताया जा सकता है, टेन्योर भी फिक्स किया जा सकता है, मुद्दत मुलाजमत जिसे कहते हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन के लिए भी प्रोविजन रखी जा सकती है, किन हालात में एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। लेकिन ये सारे के सारे पैरामीटर जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है, जो आज आके बैठ के दोस्त कह रहे हैं कि जी उन पे तनकीद ना की जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की उन जजमेंट्स को भी सामने रखे जब लेजिस्लेशन करे, कि जिसमें री एम्प्लॉयमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी किसी भी महकमे में, और दूसरा टेन्योर को पाबंदी से कहा है कि ये जब टेन्योर खत्म हो जाता है तो उसके बाद ना रूल्स रिलैक्स हो सकते हैं और ना एम्प्लॉयमेंट किसी को री एम्प्लॉय किया जा सकता है। ये तीसरी और आखिरी बात जो इनसे मुतल्लिक है वो हुकूमत से, कि चूंकि हुकूमत होती है ड्राइविंग सीट पर, तो ये रवैया हुकूमत का नहीं होना चाहिए कि लोगों को तहक्कुमाना अंदाज में ये कहे कि ये चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात है अब इनका काम है। ये उसी तरह जिस तरह कश्मीर की कॉज के ऊपर लोगों को बगैर बुलाए, अपोजिशन को साथ मिलाए बगैर, उनसे ये तवक्को करते थे कि जी चूंकि काज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आज खुद आ जाए। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के मामले पर भी इन्हें ये तवक्को इस तरह नहीं करनी चाहिए। इनके पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत होती भी तो ये गवर्नमेंट है, इनका गुस्सा आना होना चाहिए था। और वो कहते हैं हम, आपने सुना, जॉइंट सेशन भी करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? नहीं, बात यह है कि ये क्या अतरहार चलना चाहते हैं कोई। और ये मैं आज आपको बता दूं, अगर इन्होंने किसी ना किसी पार्टी के साथ हाथ ना मिलाया और रिकंसिलिएशन ना की तो इनकी गवर्नमेंट मुझे ज्यादा देर चलती नजर नहीं आ रही। जो कि रवैये, आज एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये वाहिद पार्टी मैंने देखी है और इसके साथ काम करने वाले लोग जो गलतियों से सीखने की बजाय गलतियां दूसरों के जिम्मे डालते हैं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, यानी जिन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलतियां हो रही हैं, गलतियां तस्लीम करने के बाद वो मीडिया को मतून कर रहे हैं कि जनाब मीडिया ने ये किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि फलां माफिया को शिकस्त हो गई। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जाफर इकबाल साहब की बात के साथ कि इस सारे मामले में कहीं किसी अपोजिशन रहनुमा का कोई ऐसा बयान नहीं आया, या कानून दान थे, कानून से मुतल्लिक लोग थे, या अदलिया थी जो इस पे तबसरे करते रहे अपने अपने अंदाज में, या मीडिया वाले गुफ्तगू। और मीडिया वालों ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मामले की हसासियत को समझते हुए लफ्ज ब लफ्ज जो अदालत के अंदर हो रहा था उसी को वो बाहर आके इंटरप्रेट कर रहे थे या बयान कर रहे थे। तो आपने बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की और जाफर इकबाल साहब ने कलेक्टिव लफ्ज इस्तेमाल किया, तो वो हम उस पर बात करेंगे कि क्या इस मामले को लेकर कोई कलेक्टिव विजडम आ सकता है, क्या उम्मीद रखी जा सकती है, किस तरह आगे पैसेज होगा, क्या आगे रास्ता होगा, कितना स्मूथ होगा, ये बड़ा अहम सवाल। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आज आने वाला तारीखी फैसला और इस तारीखी मुख्तसर फैसले से आगे का जो रास्ता या आगे का क्या इस वक्त लाहेमल होगा गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से, ये तमाम अहम सवालात हम उठा रहे हैं। इस फैसले में जैसे हमने पहले बताया जी कि कोर्ट के जो कमेंट्स हैं, लास्ट ऑपरेटिव जो पैरा होता है वहां पर, वाइल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिस्ट्रेंट वी फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू लीव द मैटर टू द पार्लियामेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट to clearly specify the terms and conditions of service of the army chief through an act of parliament and to clarify the scope of article 243 of the constitution in this regard। इमरान खान साहब ने जो रद्देमल दी है वो रद्देमल तकरीबन वही है जी जो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंस रहा है। एज चेयरमैन पीटीआई उन्होंने माफियाज का जिक्र किया है, उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया है जो अदम इस्तेहकाम मुल्क में चाहते थे, वो शायद इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, उनका जिक्र किया इमरान खान साहब ने और कहा है जी कि
वो लोग खुश थे, लेकिन उनको इस वक्त जो है वो उनके लिए बड़ी बुरी खबर है कि इस वक्त आज बेहतरीन फैसला है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ भी की एज अ वेरी गुड लीगल माइंड, एज ए जूरिस्ट, और यकीनी तौर पे इसमें कोई शक भी नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बेहतरीन लीगल माइंड है पाकिस्तान का। जाफर इकबाल साहब, मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आरिफ चौधरी साहब ने भी रेज किया सवाल, आपने भी कलेक्टिव विजडम की, तो विल वी सी एनी कलेक्टिव विजडम सर कुछ इन द कमिंग मंथ्स के अंदर, और जरूरत है इसकी, या ये मामला और पेचीदा होता जाएगा? क्या होगा इसका जाफर इकबाल साहब, हल किस तरह निकलेगा इसका? बहुत मुनासिब सवाल है, और कलेक्टिव विजडम ऐसे आता भी नहीं, और कलेक्टिव विजडम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किसी भी फर्द को, वो सरबराह मुमलकत हो, किसी खानदान या घर का सरबराह हो, उसे अपनी अना और अपनी राय को कुर्बान करना पड़ता है। अगर आप अपनी राय और अना थोपना चाहें तो फिर आप कलेक्टिव विजडम या कोई कलेक्टिव अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। बेसिकली पार्लियामान जो है वो दोनों ऐवानों को मिला के वो कलेक्टिव विजडम जो 22 करोड़ अवाम है उनके मुंतखब नुमाइंदों का, उनकी आवाज़, उनकी राय, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले, वो मिल बैठ कर ये देखते हैं कि हमारे मुल्क ने, हमारे कानून कायदे ने आगे कैसे चलना है, मुल्क की सालमियत को सामने रखते हुए, अवाम की फलाह बहबूद को सामने रखते हुए। लेकिन अगर आप अपने आप को अकले कुल समझ लें और उस ऐवान के अंदर जितने भी लोग वोट लेकर आइन और कानून के तहत आए हैं, आप उनके साथ हाथ मिलाना या बैठना भी मुनासिब न समझें, और उनके लिए जो भी अलकाबात आप देना चाहें, उनके लिए सिर्फ जो आपके साथ नहीं, जो आपके साथ बैठ जाएं, वो परवेज इलाही साहब हों, वो खटक साहब हों, वो MQM हो, सरवर खान साहब हो, कोई भी हो, उनके ऊपर आपको एतराज नहीं है, तो कलेक्टिव विजडम की तरफ जा सकते हैं। ये जो 15 माह के अंदर अभी इनकी मुआशी टीम की नाकामी, इनकी कानूनी टीम की नाकामी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन टीम की नाकामी, तो जरा मिल बैठे, ऐवान से रहनुमाई ले, जरूर इन्हें रहनुमाई। एक तरफ आप लोग इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं ना, अगले साल के मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं या अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, और दूसरी तरफ अगर इस मामले पर जुड़ना हुआ या कलेक्टिव विजडम से इस मामले या किसी और नेशनल इशू पर होता है, तो क्या आपके पास रूम है वापस आने का? क्योंकि आप लोग तो एक नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर के नए इलेक्शंस हो जाए। देखिए, नए इलेक्शन का मुतालबा आज के हालात और सवालात जो आप इस मौजू के मुताबिक कर रहे हैं, वो इससे पहले बाकी बहुत सारी चीजों को पेश नजर रख के किया गया था। सही। और अदालत उज़्मा के रिमार्क्स जो 2-3 दिन में आए, उन्होंने हमारे इस मुतालबे के ऊपर मोहर सब्त की कि ऐसे अफराद, वो लोग जो एक नोटिफिकेशन अहम तरीन इदारे का नहीं प्रॉपर कर सकते, वो अहलियत नहीं रखते, आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो आपका पूरा मुल्क चला के देंगे, आप ये तवक्को रखते हैं कि वो इज्तिमाई मुफाद का जो है वो दिफा कर सकेंगे, आप उनसे तवक्को ये रखते हैं कि मुल्क के अंदर वो गवर्नेंस बेहतर कर देंगे, आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो बैनुल अक़वामी सतह पे, आप जरा बैनुल अक़वामी सतह पे देखें कि अभी मैं आज एक अखबार देख रहा था, शायद अमेरिका की है, उन्होंने जो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि दरख्त रात को ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी सुर्खी लगा के और इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के बताया कि देखें जी, मीट द प्राइम मिनिस्टर, कितना लायक तरीन आदमी है जो ये बात बता रहा है। एक नई इजाद है, पहले तो ये बात नहीं किसी के साइंसदान के नॉलेज में, जो बुजदार साहब से निकलना नहीं चाहते, और बुजदार साहब कहते हैं जी मैं भी सीख रहा हूं, वक्त के साथ सीख जाऊंगा। लेकिन साहब, मैं तो फिर हम क्यों ना मुतालबा करें नए इंतखाबात लेकिन का? क्या उस मुतालबे से आप, यानी इस इशू को टैकल करने के लिए आप उस मुतालबे से भी हटकर हुकूमत का साथ देने को तैयार हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट अप्रोच करे तो, फॉर विद कलेक्टिव विजडम? चौधरी साहब देखें, अगर आप ये सवाल आपका है तो 3 माह के अंदर नए इंतखाबात आ सकते हैं, 6 माह का टाइम है, अगली जो असेंबली आएगी वो इस मामले को देख लेगी, इसमें तो कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं, अगर हमारे मुतालबे की नजर से आप देखें। सही। और मेरा तो ये पिछले 2-3 दिन जो इनके नोटिफिकेशन थे, इनके माहिरीन की बात थी, और जिस अंदाज में अब जो अटार्नी जनरल साहब है, जब 18वीं तरमीम हुई, मेरे इल्म के मुताबिक अगर गलत है तो उसकी दुरुस्ती फरमा दें, तब भी अटार्नी जनरल थे, और आज कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने एड्रेस नहीं किया। फरोग नसीम साहब खुद हुकूमतों का हिस्सा रहे, वो भी कहते हैं जी एड्रेस नहीं किया।
तो मतलब जब इस तरह के आप काम चले, करेंगे और फिर ये भी ना वहां मुतालबा ये वाली करें बात कि जो कलेक्टिव विजडम वाली है, नासिर साहब आपका कमेंट इसके ऊपर कि ये कह रहे हैं जी कि अप्रोच हो तो चले हम आगे बढ़ेंगे और उसको हल कर सकते हैं, आपकी तरफ से पॉजिटिव है। आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी अहम बातें की थी इससे पहले, ब्रेक से पहले। नासिर साहब क्या जवाब है इसका, क्यों गवर्नमेंट का रवैया एक जैसा ही है, आज भी वही बात रिपीट की गई इमरान खान साहब की तरफ से तकरीबन? नासिर साहब। सफियान साहब, बेसिकली जाफर इकबाल साहब जो कह रहे हैं कि अपोजिशन साथ लेके चलना चाहिए, बिल्कुल हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अपोजिशन के जो अच्छे मशवरे हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में हो, कभी हमने उनसे इनकार नहीं किया। लेकिन हमारे ये प्राइम मिनिस्टर या हमारे पार्टी के सख्त रवैयों के से ये नाला है, वो हमारा जो सख्त मौक़िफ़ है, जो हमारा जो स्टांस है, वो सिर्फ करप्शन पर है। करप्शन से हट के, करप्शन हमारे लिए कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। करप्शन से हट के अपोजिशन हमारे पास आ जाए, वो कौम के सामने रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौम को बता दे कि जी हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास मुल्क को चलाने के लिए, हमारे पास आप जब उनको माफिया कह रहे हैं कि वो लूटी हुई दौलत देगा, ये सजेशन है, तो हम तो वो किस तरह से मतलब बैठे, मतलब वो रवैया एक आप किसी को मेहमान को भी घर बुलाते हैं, तो अगर आप मेहमान को पहले कहते थे तुम चोर हो, वो किस तरह घर आता है आगे? नासिर साहब मतलब ये बात भी थोड़ी लॉजिकली भी तो हो रहा है। हमें सब इस पे मुत्तफिक होना चाहिए कि जो भी चोर हो, चाहे जिस पार्टी से हो, और इस मुल्क का खजाना या उस मुल्क को नुकसान उसने पहुंचाया हो या पैसा लूटा हो, चाहे नून लीग से हो, पीपल पार्टी से हो, चाहे पीटीआई से हो, हमें सबको इस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए, इस पॉइंट्स पे कि हम इसको किसी किस्म की तरह उसको रिलैक्सेशन नहीं देने चाहिए। अदरवाइज जो भी हो, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो भी आ जाते हैं, अगर हम उसको जहां पे हकीकत में उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और बात की जाती है, तो वो दूसरी बातों को लेकर और आ जाते हैं और अपोजिशन पे आ जाते हैं। देखो हमारा जो पार्टी का जो पार्टी का स्टांस है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सफों में हो या उनके सफों में, वो हमें आपसे एनआरओ मांगते हैं क्या? मैं दो चीजें, सफियान साहब दो चीजें जी आप फरमा दें, जी आप फरमा दें जाफर साहब। जी जी, शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आइए इकोनॉमिक चार्टर के लिए, हम चार्टर ऑफ द इकोनॉमी के लिए मिल बैठते हैं। आप मुझे बता दें कि किस दिन वजीर आजम ने मीटिंग बुलाई, किस दिन कोई कमेटी इसके लिए तश्कील दी और अपोजिशन शरीक नहीं हुई। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि जो हमारे दिफाई इदारों के सरबराह हैं, जब ये इंडिया के साथ टेंशन बनी, उनके हत्यारे मार गिराए, जब उनके हत्यारे हमारे सरहद के अंदर आ गए, तो आके वो ऐवान के नुमाइंदों को ब्रीफ करें। वो दिफाई इदारों के सरबराह तशरीफ लाए, लेकिन जनाब इमरान खान साहब ने वहां आना और बैठना मुनासिब नहीं समझा। ये तो दो मिसालें हो गई दोनों मीटिंग्स में कहीं। अच्छा ये दो सर मिसालें आई ना, मैं जवाब। अब ये जो इनका स्टांस है ना कि जी हम चोर को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी भी पार्टी में हो, इसमें एक ये इजाफा कर लें कि इल्ला वो पीटीआई में शामिल हो जाए, दो रंग का दुपट्टा पहन ले, वो फिरदौस आशिक बीबी हो, वो आरिफ चौधरी साहब आप कुछ लोग हों, पंजाब के बड़े आरिफ चौधरी साहब मैं आपसे हासिल करूंगा, सारे हों, ये बात बड़ी है, तरफ आ जाएंगे, फिर ये नहीं पूछेंगे। आरिफ चौधरी साहब मैं क्योंकि इसका कोई हल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, आरिफ चौधरी साहब किसकी तरफ से पहल होनी चाहिए? चौधरी साहब ये आप दोनों हमारे साथ सीनियर रुकन हैं और दोनों की पार्टीज के सरकर्दा रहनुमा, कौन गलत है कौन सही है? आरिफ चौधरी साहब किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? ये देखिए बात यह है कि पहल होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। ये जो बयानियां जो मुसलसल हम सुनते आए हैं कि जी हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, पूरी दुनिया में ये तसव्वुर है कि जब तक किसी शख्स को आखिरी अदालत से सजा जो है वो ना हो जाए, यानी मेंटेन ना हो जाए, आप उसे चोर और डाकू नहीं कह सकते। और ये बयानिया को आज का नहीं है, माजी के जो हुक्मरानों को फारिग किया गया वो भी करप्शन की बुनियाद पे किया गया, और जो नए आए वो भी करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद करते हुए आए और करप्शन करके चलते बने। आपने अगर मुल्क चलाना है और आपने किसी तरह की कोई यानी समझ का मुजाहरा करना है, बुर्दबारी का मुजाहरा करना है और कोई रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट करनी है, गवर्नेंस देनी है, उसके लिए आपको सोचना होगा हुकूमत को कि वो इस तरह की हरकतें ना करे, इस तरह की गुफ्तगू ना करे। देखिए बात यह है कि आज अगर ये फैसला आया है तो उसमें सोल सर्चिंग करने की बजाय, ये देखने की बजाय कि हमारी अपनी गलतियां क्या थी, आप फौरी तौर पर ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, लोगों को माफिया कह रहे हैं। आप फिर इसके बाद ये जो अभी आपके सामने सूरत हाल आई है,
कौन है यानी जो इस मामले में मुल्क दुश्मन है, यानी इसका नतीजा ये हो सकता है कि बाद अगर वहां कोई ऐसी चीज हो रही हो इंडिया में तो हमारे यहाँ लोग खुश हो सकते हैं कि जी वहां इंस्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन यहां किसी ने जानबूझ के ये इंस्टेबिलिटी की या मुल्क दुश्मनी की कोशिश नहीं की। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये पिटीशन जो है किसी के कहने पे दायर नहीं हुई। वो जो पिटिशनर है वो कई पिटिशन दायर करता है, जुर्माने भी उसे हो चुके हैं फ्रिवलेस लिटिगेशन की। एक पिटीशन उसकी हिट हो गई, इत्तेफाक से वो नजर आ गई उन्हें कि ये चीजें, और फिर ये देखें कि कहीं ना कहीं से सारे कागजात तो उसे मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उसने ये किया, फिर आप अदालत में पेश हुए। कहीं किसी ने आज तक यानी वही बयानिया जो प्राइम मिनिस्टर का है उसी को ओन कर लिया है। उन लोगों ने जो जिम्मेदार थे जिनकी वजह से ये जंग अनसाई हुई वो भी बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया को कह रहे हैं कि जनाब ये मुल्क दुश्मनों की कार्रवाई जी। तो मैं सर आपकी बड़ी अहम बात आपने की है, हुकूमत को रवैया बदलना होगा। मैं बहुत माजरत हूँ वक्त है, तो नासिर साहब और जाफर इकबाल साहब और आरिफ चौधरी साहब जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, फॉर फीडबैक आप हमें लिख सकते हैं हमारे ईमेल और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज के ऊपर। बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।